तो बजट पेश कर दिया गया है। नोटबंदी के बाद ये बड़ा आर्थिक बजट पेश कर दिया गया है और बजट की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, दरअसल वो आपको बता रहे हैं। डिजिटल इंडिया के लिए जैम योजना का अंतर्गत ऐलान किया गया है। भीम ऐप के जरिए अगर भुगतान होता है तो उस पर कैशबैक स्कीम, स्पेशली 2 अलग तरह की स्कीम इसके लिए लगाई गई है। भीम ऐप का अगर इस्तेमाल होता है तो उसके लिए, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण ऐलान इस बजट में किए गए हैं जो लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच मेन पोस्ट ऑफिस से भी अब पासपोर्ट बन पाएंगे। मुद्रा योजना में 2.44 लाख रुपए करोड़ लोन का इन्होंने स्पेशली प्रावधान किया है, जिसके तहत दलितों को, जनजाति वर्ग के लोगों को और साथ ही महिलाओं को स्पेशली लोन देने की व्यवस्था की जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो यह है कि व्यक्तिगत आय जो है, यानी कि इनकम टैक्स के दायरे में, हालांकि स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2.5 लाख रुपए तक की जो छूट थी इनकम टैक्स के दायरे में, उस 2.5 लाख की सीमा को नहीं बढ़ाया गया, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का जो स्लैब था, पहला स्लैब, उसमें 10% इनकम टैक्स लगता था, उसकी जगह उससे घटाकर अब 5% कर दिया गया। यानी कि मध्यम आय वाले लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार वालों के लिए ये एक बड़ा ऐलान है जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। इनकम टैक्स की सीमा का जो दायरा था छूट का, उस सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की जो इनकम थी उसमें 10% से उस इनकम टैक्स की सीमा को घटाकर 5% कर दिया गया। और यह भी कहा गया है कि 80G के तहत जो छूट के प्रावधान है, निवेश के तहत, बताने के तहत, वो अगर तमाम प्रावधानों का फायदा अगर कोई उठाता है तो ऐसी स्थिति में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। और उसके ऊपर 3 लाख से लगाकर 3.5 लाख तक की अगर इनकम है तो 2,500 रुपए सालाना का इनकम टैक्स बनेगा। यानी कि ये एक बड़ा ऐलान है। उसके अलावा तमाम अलग अलग सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, वो लगातार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। टेक इंडिया की तरफ देश बढ़ेगा, टीईसी, टेक इंडिया की तरफ बढ़ाने की तरफ प्रावधान रखे गए हैं और 10 अलग अलग बातों पर इस बजट को फोकस रखा गया। किसान, गांव, युवा, गरीब, इंफ्रास्ट्रक्चर, खर्च पर किस तरह से संयम बरता जाए, इस बात का भी जोर है। टैक्स व्यवस्था को कैसे सरल किया जाए, इसका भी जोर है। पब्लिक सर्विस को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, प्रावधान बजट में इसको लेकर भी किए गए हैं। वित्तीय क्षेत्र को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इस बात को लेकर भी राजकोषीय घाटे को कम रखते हुए, राजस्व की घाटे को कम रखने का एक चुनौती भी चूंकि सरकार के सामने थी, इन सबको लेकर बजट तैयार किया गया है। डिजिटल इंडिया के लिए भी खासतौर पर फोकस किया गया है और भीम ऐप जो लॉन्च किया गया था, उस भीम ऐप से संबंधित 2 अलग अलग स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि भीम ऐप की जगह अगर इस्तेमाल होता है तो ऐसी स्थिति में उसका फायदा मिलेगा। और 2 स्कीम उसके तहत जोड़ी गई है, जिसके तहत कैशबैक का भी एक स्कीम शामिल है। रेफरल बोनस भी दिया जाएगा, यानी कि आप अगर भीम ऐप को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में उसको रेफर करते हैं तो उसके लिए बोनस भी दिया जाएगा। और साथ ही कैशबैक स्कीम, ये व्यापारियों के लिए खासतौर पर है कि अगर कोई भीम ऐप के जरिए अपना भुगतान लेता है तो ऐसी स्थिति में उससे कैशबैक भी होगा। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके तहत फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव हुआ है। टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि जो टैक्स की, जो आयकर टैक्स की जो सीमा थी उसे 2.5 लाख से बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक में जो 10% इनकम टैक्स लगता था, उस 10% इनकम टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में चूंकि 80G के तहत जो छूट का प्रावधान है वो अगर मिलता है तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम में 5,000 रुपए 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज्यादा पर 30% और 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की अगर किसी की आय है तो ऐसी स्थिति में उस आय पर इनकम टैक्स के अलावा अलग से सरचार्ज भी लगेगा 15% का। तो दल 10 अलग अलग मामलों पर फोकस था इस मामले में और 10 अलग अलग प्रावधानों के तहत बजट को पेश करने की कोशिश की गई है। रेलवे के लिए पहली बार हुआ है कि अलग से बजट पेश किया गया है और रेलवे में भी 4 मुख्य बातों पर फोकस किया गया है, जिसमें यात्री सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, वित्त और लेखा सुधार, इसके अंतर्गत बजट रखा गया है रेल बजट का। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि एक के बाद एक लगातार पिछले कुछ समय में हादसे निकल के सामने आए ट्रेनों के, तो उन हादसों पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसको लेकर भी बड़ा बजट का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर एक्सपर्ट से राय ली जाएगी कि कैसे इन जो एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं इस पर रोक लगाई जा सकती है। उसके अलावा 3500 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाए जाने का भी ऐलान इस नए वित्त वर्ष में किया गया है। पर्यटन और तीर्थाटन को देखते हुए बढ़ावा देने के लिए नई ट्रेनों का ऐलान भी किया गया है।
और इसके अलावा क्लीन माई कोच योजना भी रहेगी, क्योंकि स्वच्छ रेल की बात को, प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए रेल में स्वच्छता कैसे बढ़े, इसके लिए स्वच्छ रेल कोच योजना की शुरुआत भी की जाएगी। और 2019 तक ये टारगेट रखा गया है कि तमाम ट्रेन के अंदर जो टॉयलेट्स हैं वो पूरी तरह से बायो टॉयलेट हो जाएंगे। ये एक बड़ा ऐलान है। उसके अलावा IRCTC के तहत से अगर आप अपने रेलवे का टिकट बुक कराते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सेवा शुल्क उसमें खत्म कर देगा। हालांकि डिमोनेटाइजेशन के ऐलान के बाद ही ये इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन आज ये ऐलान कर दिया गया कि IRCTC के जरिए अगर आप टिकट बुकिंग कराते हैं तो इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा, यानी कि IRCTC बुकिंग के जरिए अब रेल यात्रा सस्ती हो जाएगी। इन सबके बीच रेल कंपनियों को अब शेयर मार्केट में लिस्टेड भी किया जाएगा। ये कुल मिलाकर रेल बजट को लेकर एक प्रावधान। हालांकि कितनी नई गाड़ियां शुरू होंगी इस बात को लेकर ऐलान नहीं किया गया। ऐसा पहला हालांकि माना जा रहा था कि ऐसा होगा, कोई नई गाड़ी का ऐलान नहीं हो सकता, लेकिन 3500 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जाएंगी। और किसानों पर खासतौर पर फोकस करते हुए बजट की शुरुआत किसानों के लिए की गए प्रावधान से किया गया। 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का फोकस रखा गया। तो सबसे ज्यादा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या जो इनकम टैक्स पे छूट का दायरा है उस दायरे को बढ़ाया जाएगा। वो दायरा तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन इनकम टैक्स जो लगता था, यानी कि जो पहला सबसे निचला जो स्लैब है 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का, उस स्लैब में 10% का इनकम टैक्स लगता था, लेकिन वो इनकम टैक्स 10 की जगह अब घटाकर 5% कर दिया गया। यानी कि मध्यम आय वाले लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत है। इसे किस तरह से देखा जाए और कैसे इन स्लैब्स को अलग अलग वितरण किया जाएगा, कितना इसका फायदा मिलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, सीए सुरेश कोठारी जी। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि उम्मीद तो ये कर रहे थे कि स्लैब में बहुत कुछ नया बड़ी छूट मिल सकती है, दायरा बढ़ सकता है, दायरा तो नहीं बढ़ाया, लेकिन इनकम टैक्स को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया। इसको कैसे आप वितरित करेंगे, कैसे बाइफरकेट करेंगे अलग अलग स्लैब्स के लिए, और कितना फायदा होगा? इसमें ऐसा था कि जैसे कि आपने पहले कहा कि उम्मीद तो बहुत थी, क्योंकि यूपी के चुनाव और 5 राज्यों में चुनाव थे, तो उम्मीद तो थी कि टैक्स स्लैब लगभग 5 लाख या 4 लाख हो जाएगा। लेकिन फिर भी वित्त मंत्री ने जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने करने की कोशिश की है। और जो टैक्स का रेट उन्होंने जो पहला जो स्लैब है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक, उसमें अगर टैक्स का स्लैब 10% से 5% उन्होंने किया है, रिड्यूस किया है, 10 से 5% रिड्यूस किया है, इससे 12,500 का तो एक फायदा सभी को हो रहा है। हालांकि पहले पिछले साल के बजट में उन्होंने एक मतलब 16-17 साल के लिए एक रिबेट भी अनाउंस की हुई थी कि जिसकी इनकम 3 लाख रुपए तक है उनको 5,000 रुपए की रिबेट टैक्स में दी गई थी। तो वो 5,000 की रिबेट तो ऑलरेडी अभी भी है। तो अगर किसी की इनकम अगर 5 लाख रुपए है तो उसको केवल अगर टैक्स जो देना पड़ेगा वो टैक्स 5% के हिसाब से लगभग उसको 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर वो 1.5 लाख, 5,000 की जो रिबेट है ये 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर लागू, 2.5 लाख से 3 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक, और रिबेट 3 लाख रुपए तक की। 3 लाख का, ठीक है, ठीक है। और अगर एटीसी में कोई अगर 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट कर लेता है तो 4.5 लाख रुपए तक उसको का रिबेट मिल जाएगा। और एक नेशनल पेंशन स्कीम भी है 50,000 रुपए की, अगर उसमें भी कोई 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर लेता है तो 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसकी पूरी की पूरी टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी को है, सभी को, यानी जो हाई टैक्स स्लैब वाले उनको भी इसका इम्पैक्ट मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। और जो मिडिल टैक्स स्लैब है जो 5 लाख से 10 लाख है उनको भी इसका फायदा मिलेगा। और ये टोटल वित्त मंत्री ने जो फिगर दिया इसमें लगभग 55,000 करोड़ रुपए इससे टैक्स कम आएगा। और उसको उन्होंने बचाने के लिए 10% का उन्होंने सरचार्ज लगाया है, जो 50 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक की इनकम के लिए 10% का सरचार्ज लगाया ताकि उससे कुछ रिकवरी हो जाए। ठीक है। और बाकी जो स्लैब्स थे उसमें किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या उसमें भी इसी तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? हाँ, बाकी स्लैब में भी 12,500 का ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाकी स्लैब में और किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जो हायर इनकम है जिनकी 50 लाख से ऊपर उनको 10% का अतिरिक्त सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसको ओवरऑल अगर मैं आपसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करूं कि किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए सालाना है, तो ये जो बदलाव किया गया है 5% का, ये कितना उसको सीधा सीधा प्रभावित करेगा?
आप ये मानिए कि उसकी जेब से अगर मैं रिबेट को हटा लूं तो उसकी जेब से 10,000 रुपए तो निश्चित तौर पे सीधे बच जाएंगे, सीधे बच गए। ठीक है। अगर वो किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, किसी भी तरह की कोई खर्च की छूट नहीं लेता है, तो 10,000 रुपए तो उसकी जेब में सीधे सीधे बच गए। ठीक है। और यही सारे स्लैब में यही फर्क पड़ेगा। और निवेश जो अलग अलग प्रावधान है, 80C का आपने जिक्र किया, उसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपने जिक्र किया, कहां कहां पर ऑप्शन बचते हैं? क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम उनकी जो टैक्स है वो बच जाए, या जैसे कि हालांकि वित्त मंत्री जी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के दायरे में आ रहे हैं वो अपनी इनकम टैक्स को जरूर शो करें और देश की विकास में भागीदारी निभाएं। इन सब के अलावा कहां कहां ऑप्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, तो कैसे करना चाहिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट अगर मैं 80C की बात करूं तो 80C में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जी, वो इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कि आपको सबको पता है कि LIC में एक इन्वेस्टमेंट होता है, PPF में होता है, एक FDR भी है जो 5 साल के लिए FDR आप कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चों की जो फीस है आप पे करते हैं स्कूल की, उसमें भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो हाउसिंग लोन का रिपेमेंट है उसमें भी हो सकता है। इस बार एक नया है जो पिछले बजट में हुआ था, उसको भी मैं आपको बता दूं कि हाउसिंग अगर कोई आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसकी स्टैंप ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आप पे करते हैं वो भी आपको इस साल से 80C में छूट मिलेगी। तो वो भी मतलब 1.5 लाख में कवर हो जाता है। तो ये कुछ एक मतलब चीजें हैं। प्लस नेशनल पेंशन स्कीम का मैंने बताया आपको, ठीक है। इसमें अगर इन्वेस्ट कोई करता है तो 50,000 रुपए तक की एडिशनल छूट उसमें मिल जाएगी। और जो हाउसिंग लोन अगर किसी का लिया हुआ है और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट अगर वो पे करता है, ठीक है, तो अगर उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तब तो 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। और अदर देन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अगर 5 लाख और 10 लाख भी अगर इंटरेस्ट पे करता है तो उसकी भी उसको छूट मिलेगी। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है जिससे आप प्लानिंग करके अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है इससे। मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है, शायद आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि जो नए टैक्स पेयर है, जो फर्स्ट ईयर जो टैक्स पे करेंगे, जो फर्स्ट ईयर रिटर्न फाइलर है, उनका इस साल टैक्स जो स्क्रूटनी में नहीं आएगा। जिनका जो रिटर्न जो फाइल करेंगे वो स्क्रूटनी से उन्होंने बाहर कर दिया है। ये नए जो टैक्स नेट मतलब बढ़ाने के लिए, ताकि जो नए जो टैक्स पेयर है वो कई लोग केवल इसीलिए फाइल नहीं करते कि हमारा केस कहीं स्क्रूटनी में नहीं आ जाए। तो उनको उस डर से बचाने के लिए उन्होंने इस बार प्रोत्साहन दिया है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, आपका केस स्क्रूटनी में नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। ठीक है, ये वाकई में प्रोत्साहन देने की कोशिश की और मिडिल क्लास तो कम से कम प्रभावित सिद्ध होगा। और एक बड़ी राहत है, 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम पर जो 10% इनकम टैक्स लगता था उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। 5,000 रुपए का जो रिबेट का ऐलान पहले ही किया गया था, लिहाजा उन सब का फायदा अगर मिलता है तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स अब नहीं लगने वाला है। और उसके बाद भी बहुत नॉमिनल टैक्स है, तो सीधा सीधा ये मिडिल क्लास के लोगों को प्रभावित करेगा। बहरहाल इसके अलावा बजट में बाकी अलग अलग सेक्टर्स में बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान कितना प्रभाव डालने वाले हैं और इस प्रावधान का क्या मतलब है, बजट की समीक्षा के लिए इस समय IBC 24 के संपादक रविकांत मित्तल मौजूद है और उनके साथ में पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। मैं इस चर्चा को सीधे उनके पास ले चलता हूं। रवि जी, ओवर टू यू। IBC 24 के इस बजट ड्राइंग रूम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था कि IBC 24 आपको एकदम आसान तरीके से बजट समझाएगा और बजट में क्या प्रावधान है, वित्त मंत्री ने क्या घोषणाएं की हैं, वो उसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उसको आसानी से समझने के लिए हमने ड्राइंग रूम में अपने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट यहां पर आमंत्रित किए हैं। मैं सबसे पहले इन सबका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मिस्टर अमर परवानी जी हैं, जो कि ये बताएंगे कि बिजनेस हाउसेस को और इंडस्ट्रीज को इससे क्या फायदा हुआ है। साथ ही मेरे बगल में जो बैठे हैं वो अर्थशास्त्री हैं रविंद्र ब्रह्मे जी, ये बजट का एक पूरा ओवरलुक बताएंगे कि ये बजट अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा या बहुत अच्छा है। मेरे साथ सुबोध सिंघानिया जी हैं, जो रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं और ये बताएंगे क्योंकि हाउसिंग सेक्टर के लिए मंत्री जी ने काफी कुछ घोषणाएं की है, वो उससे कैसे फायदा होगा आम आदमी को वो बताएंगे। मेरे साथ बसंत दौलतानी जी हैं, शेयर मार्केट से हैं, जो अभी बता रहे हैं कि शेयर बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है क्योंकि बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। इन्होंने जब हमारे चैनल पर जब पहले आए थे तो कहा था कि अगर छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो फायदा होगा। फिर मेरे साथ बैठे हुए हैं द्वारका साहू जी, किसानों के लिए काफी कुछ सरकार ने कहा है इस बार बजट में, उस सब की विवेचना हमको साहू जी बताएंगे। फिर गिरीश मुरली जी हमारे साथ हैं, रिटेल सेक्टर में कि किस तरीके से आम आदमी की जेब में अगर पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि जैसे कि अभी न्यूज रूम से हितेश बता रहे थे कि टैक्स में जो कमी आई है उससे लगभग अगर 3 लाख तक की इनकम है तो कम से कम 3,090 रुपए का फायदा हुआ है, अगर 5 लाख तक की इनकम है तो 10,815 रुपए का फायदा हुआ है। तो ये जो फायदा है रिटेल सेक्टर में ही जाके खर्च होगा, तो ये हमें गिरीश जी बताएंगे। और मेरे साथ अशोक अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, जो स्टील इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हाउसिंग में कुछ ज्यादा
काम मंत्री ने घोषणा की है तो स्टील इंडस्ट्रीज में भी असर पड़ेगा और बाकी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रह्मे जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस बजट से बहुत उम्मीद थी कि नोटबंदी के बाद ये बजट आया था, चुनावों से पहले ये बजट आया है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की उम्मीदें थी इस बजट से उस पर वित्त मंत्री जी खरे उतरे हैं? देखिए, उम्मीद यदि हम देखें, यदि आम लोगों की उम्मीद पे ये मैं बजट को देखूंगा तो जिस तरीके की उनकी उम्मीद थी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि इस प्रकार से कुछ ऐसी लोक लुभावन बातें होंगी और कुछ जिसके सिग्नल बजट इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था जिसमें यूनिवर्सल जो है इनकम की बात कही गई थी। तो ये सारी चीजों से इस बजट में बचा गया है, कोई भी लोक लुभावन बात इसमें नहीं लाई गई है बजट में। और ये ज्यादा, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये बजट नोटबंदी के बाद जो सेक्टर्स बहुत ज्यादा प्रभावित थे, चाहे आवास है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां फोकस है। और जैसा वित्त मंत्री कह रहे थे कि ये ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है और जो 10 उन्होंने बातों पे अपने बजट को आधारित रखा है, जिसमें सबसे पहले कृषक और फिर ग्रामीण विकास और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे ज्यादा फोकस है। और इसमें ज्यादातर आप देखेंगे घोषणाएं जो कुछ पॉलिसी ओरिएंटेड ज्यादा घोषणाएं आपको इसमें मिलेंगी और कि हम किस प्रकार से आगे नीतियां बनाने वाले हैं, किस लिए और 2-3 साल में करने वाले हैं। तो ब्रह्मे जी क्या ऐसा तो नहीं कि जो मोदी सरकार का जो फोकस है वो 2019 के चुनाव है, अभी 2018 से और 2017 से उन्हें असर नहीं पड़ता है और लॉन्ग टर्म थॉट है, तो इसलिए जो उन्होंने पॉलिसीज लाई हैं जो लंबे समय में फायदा दे? हाँ, देखिए, मैंने जैसे कहा कि आम लोक लुभावन कोई इसमें योजना की घोषणा नहीं की गई है और जो इसमें सारे प्रावधान रखे गए हैं, जो वित्त मंत्री जी ने इसमें कहा है, वो ज्यादातर जो ग्रोथ ओरिएंटेड ही इन्होंने इस बजट को रखा है, ज्यादा इसको लोक लुभावन नहीं बनाया। इसका एक ये भी देखिए कि बहुत बड़ी जो बात बजट में देखी जाती है कि कितना ये अपना फिस्कल डेफिसिट रख रहे हैं, क्योंकि इसका मार्केट में एक अलग प्रभाव जाता है। और उन्होंने जो इसके लिए जो रिव्यू कमेटी बनी थी एफआरबीएम एक्ट के लिए, उनकी जो अनुशंसाएं हैं उसके आधार पर अपना जो घाटा है उसको नियंत्रित रखा है। ये एक सबसे बड़ी इनकी सफलता है। पर दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये कह रहे थे कि जहां पर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पर्सनल टैक्स, उनके जो इंडिविजुअल जो टैक्स है उस पे एक व्यक्ति के आयकर के खासकर, तो लोअर जो आयकर देने वाले हैं 2.5 से 5 लाख के लिए, उनको जरूर उन्होंने दिया है। पर जैसा वो कह रहे थे कि 75 लाख लोगों में 56 लाख जो है सैलरीड क्लास है और वही जो है टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले हैं, तो उनके लिए जो 5 लाख से ज्यादा है उनके लिए नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जो अपर मिडिल क्लास है उनके लिए इस बजट पे, और खासकर सैलरीड है उनके लिए इस बजट में बहुत कुछ भी नहीं है। लोअर जो सैलरीड क्लास है उनके लिए जरूर है। उनकी अपेक्षा थी थोड़ा सा जो मिडिल क्लास के, जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी 5 से 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा इनकम है, क्योंकि ये वेतन भी रिवाइज हो रहे हैं, तो इसके कारण उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। और खासकर लोक लुभावन, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जब वो कर टैक्स के ऊपर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फिगर दिया कि कितने लोग टैक्स देते हैं, कितने लोगों ने कारें खरीदी और कितने लोग विदेश गए। मतलब 2 करोड़ से ज्यादा लोग विदेश गए जितने लोग टैक्स नहीं देते हैं। तो नोटबंदी के बाद उनको ये तो पता लगा कि भाई लोगों के पास पैसा है बाहर खर्च करने के लिए, लेकिन टैक्स नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने। लेकिन ये बात सही है कि आपने कहा कि जो बड़े करदाता हैं उनको कुछ स्लैब में चेंज होना था, वो नहीं हुआ। तो टैक्स की बात हमने की। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो इस बजट में थी वो ये था कि लोगों का मकान बने कि न बने। तो हम हाउसिंग अगर सेक्टर की बात करें तो मेरे बीच में सुबोध सिंघानिया जी बैठे हैं जो रियल एस्टेट से हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की बात थी सरकार के लिए, या कोई आदमी को, क्योंकि नोटबंदी के बाद मार्केट करेक्शन हुआ है क्या, और जो उन्होंने घोषणाएं की इस बजट में, क्या उससे एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का मकान बन पाएगा क्या? नहीं, देखिए, प्रयास तो अरुण जेटली साहब ने बहुत अच्छा किया है। 2017 में बहुत उम्मीदें हैं और मेरे ख्याल से जो कॉर्पोरेट एरिया और बिल्टअप एरिया को करके जो एरिया लिया गया है, मेरे ख्याल से उस एरिया को कुछ बढ़ाना था, क्योंकि आज जो मध्यम वर्गीय परिवार भी जो एरिया दिया गया है, वो मध्यम वर्गीय परिवार भी चाहता कम से कम 800-1000 फुट का कॉर्पोरेट एरिया रहे। जो कॉर्पोरेट एरिया और बिल्टअप एरिया अरुण जेटली जी ने कहा, मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़ाना था। पर एक बहुत बड़ी चीज ये मैंने देखा, पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग बोल रहे थे कि ये मिलना चाहिए। रवि, 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। इसमें इस समय राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी। नहीं, माइक पकड़ के बोलना। बहुत अच्छा चेंज किया उन्होंने। 1000 प्राइवेटाइजेशन के बाद जो
झटका सरकार ने गरीबों को मारा। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी शेर शायरी की जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके। पॉलिटिकल पार्टी का जो 2000 का कैपिंग किया वो अच्छा है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर, टैक्स रिजम्पशन 2.5 से 5 लाख के बीच में छूट दी गई है। ये देखिए, फंडामेंटल्स पे बात कीजिए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि ब्रॉड रास्ता दिखाएं। ब्रॉड रास्ते के लिए हिंदुस्तान के सामने 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार कैसे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना, 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ठीक है। दिस इज अ शेमफुल थिंग, ठीक है। 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। दूसरी बात, किसान रो रहा है, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार, कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं, उस पे कोई गहरी चीज नहीं बोले। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से बजट को पेश किया गया है, वो तो देखिए भैया, वो तो है, वो चाहते थे कि बजट से इम्पैक्ट लगे, कुछ लगा, इम्पैक्ट तो नहीं लगा मुझे। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी उठानी थी तो कुछ बड़ी चीज अनाउंस करनी थी, किसानों के लिए कुछ अनाउंस करना था, उनका भी फायदा हो जाता। मर्जर किया गया, रेल बजट को रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया। फिर से देखिए एक रेलवे बजट के बारे में। शुरुआत में पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लंबा भाषण दिया, बुलेट ट्रेन की बात की और बुलेट ट्रेन का विजन दिया, ठीक है। बुलेट ट्रेन आई नहीं आई। रेलवे में फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी का प्रॉब्लम है। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है। सेफ्टी रिकॉर्ड इस सरकार का रेलवेज में सबसे खराब है। उसके बारे में कुछ बोला बस। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बजट को कहा है कि काफी उम्मीदें देश को लेकर थी, लेकिन उस उम्मीदों को पूरा करता हुआ बजट नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके लिए कोई ठोस किया नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई एक विजन नजर नहीं आ रहा है इस बजट को लेकर। हालांकि पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर जो बड़ा ऐलान किया उसका उन्होंने स्वागत जरूर किया है, और लेकिन उनका यह कहना है कि ये बजट निराशाजनक है। इस उम्मीदों को, इस तमाम सेक्टर्स को काफी उम्मीदें थी। बहरहाल चर्चा हमारी लगातार जारी है। रवि जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब बजट पेश करने से पहले पार्टी कह रही थी कि कोई ऐसी चीज मत करिएगा जिससे चुनाव में फायदा ना हो, और अगर बजट ऐसा है तो वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं है। हम हाउसिंग के ऊपर बात कर रहे थे। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर अब एक आदमी का घर बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, घर तो बनेगा। एक्चुअली में इनकम टैक्स में छूट मिलने से, इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको करने से हर आदमी उसको आकर्षित होगा। 3 लाख तक छूट हो गई, 5 लाख तक में स्लैब रेट भी घटा है, तो इससे रियल एस्टेट को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के भी सोच रहे थे हम लोग कि रियल एस्टेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के कुछ घोषणा की जाएगी कि रियल जितना जिस हिसाब से फंडिंग आई है, जिस हिसाब से बैंकों पे पास फंड गया है, उस हिसाब से रियल एस्टेट में कम से कम और जो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पे छूट मिलेगा, वो मेरे ख्याल से नहीं मिला, जिसकी उम्मीद रियल एस्टेट कर रही थी। पर बहुत सारी चीज अच्छी है कि इनकम टैक्स में स्लैब रेट कम होने से लोग आकर्षित होंगे और इसको रियल एस्टेट को बेनिफिट मिलेगा। जी, अब हम बात करते हैं किसानों की। अभी राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। ये सरकार कहती रही मोदी की हम किसानों की सरकार, किसानों की सरकार। क्या, क्योंकि मैंने जो बजट में देखा, मैं थोड़ा सा संक्षेप बताऊं कि जैसे कि एक जो किसानों को जो लोन देना है उसको 10 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया। फसल बीमा की जो 30% तक फसल बीमा पे देना था उसको 40% किया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे और 60 दिन का जो इंटरेस्ट था उसको गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। क्या आपको लगता है ये काफी है या किसानों के लिए और करना चाहिए था, या राहुल गांधी सही बात कह रहे हैं? जी, ये बात मैं बहुत ही किसानों की तरफ से स्पष्ट करना चाहूंगा। जो हम उम्मीद बना के रखे थे पूरे हिंदुस्तान के किसान, क्योंकि कृषि प्रधान पूरा भारत देश है, उसके अनुरूप किसानों को बहुत ज्यादा कुछ राहत नहीं मिला। ठीक है, डेयरियों में कुछ बढ़ाया है, पानी के लिए कुछ व्यवस्था 5 करोड़ रुपए का किया है, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जो किसान आज कर्ज में लदे हुए हैं
अगर उसके लिए एक थोड़ा बहुत बड़ी घोषणा हो जाए रहता, किसानों का कर्ज माफ हो जाता, ब्याजों का ऋण को मुक्त कर दिया जाता, किसान जो अल्पकालीन ऋण लेते हैं, अभी जैसे 2 महीने का ऋण को जो वर्षाकालीन ऋण है उसको उन्हें 2 महीने के लिए माफ किया है। अगर इसको कंप्लीट, अगर कोई अल्पकालीन ऋण को जो 6 महीना का जो होता है उसको पूरा अगर कोई किसानों को माफ कर दिया जाता तो निश्चित रूप से किसानों को एक बड़ी राहत मिलती। ऐसा लगता है कि किसानों के हित में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी थोड़ा बहुत जो सपना दिखाए थे किसान का 2 गुना लाभ हो जाएगा, उनके अनुरूप कुछ जैसे बांध की ओर इशारा किए हैं, बांध बांधेंगे 5 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन 5 करोड़ में बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। इसका और थोड़ा सा अगर राशि बढ़ता, क्योंकि हमारी जो आय है वो कृषि के ऊपर पूरा सारी देश दुनिया टिका हुआ है। हम अगर कोई शेयर मार्केट की बात करें, बिल्डिंग वर्क की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो पूरा अगर कोई हम फोकस करते हैं, अगर किसान मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। उस अनुरूप में हमारा बजट किसानों के लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं है। तो अभी जो ड्राइंग रूम से जितनी बात हुई उसमें निकल के ये आ रहा है कि अर्थशास्त्री जी का कहना है कि बजट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हाउसिंग सेक्टर से बात निकल के आ रही है कि फायदा थोड़ा हो सकता है क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में हुआ, लेकिन किसान सही में बहुत नाराज है। अब मैं जरा इस तरफ भी आऊंगा, शेयर मार्केट के पास आऊंगा दोबारा से, लेकिन मैं परवानी जी, आप एक इंडस्ट्री एक बड़े रूप से बजट को देखती है, तो जो चीजें हुई कि एक तो वो डिजिटल के ऊपर काफी, कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर काफी बातें थी, जो उन्होंने ऐप शुरू किया है कि उससे बढ़ावा देंगे भीम को, आधार भुगतान लाएंगे, आधार पे लाएंगे, 25 अरब का उनका टारगेट उन्होंने रखा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, 10 लाख मशीनें बनाएंगे क्योंकि आप में के कई लोगों को मशीनें नहीं मिल रही थी। ये तो आपको एक इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपके हिसाब से क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है इसको? देखिए, इसमें जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था बेसिकली एक इनकम टैक्स स्लैब में था, क्योंकि जो व्यापारी है, आज 6 करोड़ व्यापारी हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो एक छोटे और मध्यम वर्ग का काम करते हैं और बहुत बड़ा रोजगार भी देते हैं। आज उनको जो रिलीफ मिल रहा था इनकम टैक्स में, एकदम लोअर लेवल में जो 5 लाख तक का जो बेनिफिट दिए, उसके अलावा जो बेनिफिट एक्सपेक्टेड था डिमोनेटाइजेशन के बाद, जो बैंकों में फंड्स आया था रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, और इनकम टैक्स स्लैब में बहुत उम्मीदें थी, जो उसमें मुझे लगता है कि जो बेनिफिट मिल रहा था वो नहीं मिल पाया है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट खाली जो इसमें डालना था, एक हाउसिंग में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हाउसिंग में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेशली कम होना था, ताकि रियल स्टेट में बूम आना चाहिए। हालांकि उन्होंने रियल स्टेट जो उन्होंने एक अच्छा चीज किए हैं कि वो रोड, रेल और एयरवेज और वाटरवेज को चारों को मिला के जो ये पहली बार होगा, तो उसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन आएगा, इंफ्रा में खर्च होगा, लेकिन फिर भी यहां पे एक बेनिफिट देना था। और हम लोग की इसमें जो एक एक्सपेक्टेशन था, जैसे 60 दिन तक के लिए किसानों को उन्होंने इंटरेस्ट माफ किए हैं, ऐसी 500 करोड़ के ऊपर के लोन वालों को भी माफ किए। जो बीच में व्यापारी हैं उनको भी ये जो नवंबर दिसंबर का जो 2 महीना बिजनेस वीक रहा, उसके लिए उनको एकदम अछूता छोड़ दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स को उन्होंने कम किया है 50 करोड़ से टर्नओवर को 30 से 25, उससे कुछ फायदा? हाँ, उससे जरूर ये एक पॉजिटिव स्टेप है। जो 50 करोड़ के नीचे के टर्नओवर वालों को 5% का जो स्लैब में उन्होंने कमी किए हैं, उसमें लोग मोटिवेट होंगे और अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको और अच्छा बढ़ चढ़ के दिखाएंगे और उनको बेनिफिट मिलेगा इसमें। अशोक अग्रवाल जी, आप भी इंडस्ट्री से हैं, आपका क्या पहली प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर? काफी संतुलित बजट है। इसमें आम आदमी को फोकस किया गया है और आम आदमी का काफी इसमें ख्याल रखा गया है। जहां तक उद्योग की बात करूं, उद्योग का जो एक्सपेक्टेशन था 25% कारपोरेट टैक्स सबके लिए करना था, जिसमें कि एमएसएमई सेक्टर को किया गया है, जो भी स्वागत योग्य है, पर ये लिमिट को कम से कम 100 करोड़ तक करना था, जिससे कि काफी लोग इसमें इस दायरा में आ जाते। और बाकी अभी इंफ्रा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया 3.96 लाख करोड़, जो कि सबसे हाई लेवल है अब तक का, ये भी स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा है। मगर अभी भी आज हम तुलना करते हैं किसी देश से, अन्य देशों से, पर कैपिटा स्टील का जो कंजम्पशन है हमारे देश में 58 से 62 किलो है, जो कि ग्लोबल कंजम्पशन से बहुत कम है। 216 किलो है ग्लोबल कंजम्पशन, हमारे यहाँ 58 से 64 किलो है। इसमें हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 35% हमारा जो डिमांड का है रूरल एरिया से
जाता है। तो स्टील का जो कंजम्पशन है रूरल में बिल्कुल नहीं के बराबर है। इन्होंने आज आवास योजना में अरोड़ा जी, लेकिन अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ावा देंगे, उन्होंने इतना फंड उसमें लगाया है जी, और हाउसिंग को अगर बढ़ावा देंगे, अफोर्डेबल को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो इससे आपकी इंडस्ट्री पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। कोर सेक्टर जितने इंडस्ट्री, सिर्फ स्टील नहीं, कोर सेक्टर में चाहे पावर सेक्टर हो, सीमेंट उद्योग हो या स्टील उद्योग हो, उनमें बूस्टअप होगा, बस समय लगेगा। इन्होंने जैसे अभी ये दिया कि 2019 तक 1 करोड़ मकान, जो कच्चे मकान को पक्का बनाया जाएगा। उसमें यह ध्यान देना चाहिए कि स्टील का कंजम्पशन कैसे बढ़े, पर कैपिटा कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि स्टील को फायदा हो। और उद्योग में और भी बहुत स्लैकडाउन चल रहा है, खास करके डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो कैसे जो राहत देना था, जो उम्मीद था, उतना राहत नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था।